हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टूडियो चैनल में। आज एक और नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि जो है अन्य जो है स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे फिर कोई केंद्र लेवल का कोई केवीएस जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई चाहे प्रत्येक राज्य का एग्ज़ाम हो, उसके लिए उपयोगी है। सूर्य ताप जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में इसमें से कम एक प्रश्न या दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और टॉपिक बहुत छोटा है, संक्षिप्त टॉपिक है। अगर आप इसको अगर थोड़ी सी गहनता से डीपली अगर आप इसको अध्ययन करते हैं तो बहुत ही छोटा टॉपिक ये बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। ट्री वार्ता के अनुसार लघु तरंगों के रूप में 1,86,000 मील प्रति सेकंड से प्राप्त सौर ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। ये ट्री वार्ता के अनुसार परिभाषा दी गई है कि अगर लघु तरंगों के रूप में 1,46,000 मील प्रति सेकंड से जो है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको सूर्यताप की हम संज्ञा दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि जो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। यानी सूर्य के अंदर अगर हम पृथ्वी को समाहित करें, यानी सूर्य के अंदर डालें, तो 100 पृथ्वियाँ बन सकती है। इतना जो है सूर्य का व्यास है, काफ़ी बड़ी है। आप इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, और सूर्य की जो ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो उसका आंतरिक भाग है। सूर्य की बाह्य से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर होती है, जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी सूर्य से जो बाह्य सतह से जो निकलती है सतह से जो ऊर्जा, उसको हम बाह्य सतह से उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और उसको जो निकलती है तरंगे, लघु तरंगों के रूप में सौर ऊर्जा से निकलती है, तो उसको हम वैसे स्थिर तरंगे होती है, इसको सौर स्थिरांक भी कहते हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 ग्राम कैलोरी, यानी पृथ्वी सूर्य ऊर्जा का केवल 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है। यानी जो पृथ्वी जो है, कुल सूर्य की जो ऊर्जा जो है सूर्य द्वारा प्रसारित की जाती है, उसमें से केवल 2%, 2 अरबवा भाग ही जो है पृथ्वी प्राप्त कर पाती है। सूर्य ऊर्जा से ही जलवायु का आविर्भाव होता है। नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है, उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती जाती है। इसी कारण सूर्य लघु तरंगों के रूप में होती है। इसी कारण सूर्य लघु तरंगों के रूप में होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी वस्तु गर्म होगी, जिसका तापमान जितना अधिक होगा, उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होगी, यानी लघु तरंगें होगी। और जो वस्तु जितनी गर्म होती है, उसकी तरंगें लघु, और जो वस्तु जितनी जो है कम होती है, कम तापमान जिसका होता है, उसकी तरंगें दीर्घ होती है। कम तापमान वाली वस्तु की तरंगें दीर्घ होती है। धरातल पर सूर्यताप का वितरण, सूर्यताप का सर्वाधिक मात्रा में विषुवत रेखा पर जो है उसका तापमान होता है। ध्रुवों की ओर सूर्यताप कम होता जाता है। इक्विनॉक्स के समय दोनों गोलार्धों में सूर्यताप समान रहता है। यानी इक्विनॉक्स के समय में दोनों गोलार्धों में समान तापमान रहता है। अधिकतम सूर्यताप 40 डिग्री के अक्षांश के आसपास प्राप्त होता है, जबकि धरातलीय तापमान निम्न मध्य अक्षांश वाले भाग में सर्वाधिक होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है कि जो 40 डिग्री के आसपास सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, और धरातलीय तापमान की अगर बात करें हम, निम्न मध्य अक्षांश जो है उसके अंदर ही इसका सर्वाधिक जो है ताप होता है। वार्षिक सूर्यताप के अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से 3 प्रमुख मंडल प्रमुख है। ए अक्षांशीय या अयनवर्तीय मंडल, ये कर्क एवं मकर रेखा के मध्य का भाग है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर वर्ष में 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। यह भाग वर्ष में ऊंचा सूर्यताप प्राप्त करता है। अगर बात करें कि सर्वाधिक जो है कौन सा अक्षांशीय मंडल, या कौन सा जो है 3 मंडल प्रमुख बांटे गए, उनमें से कौन सा मंडल सर्वाधिक जो है सूर्यताप प्राप्त करता है, तो इसके बारे में जो है सर्वाधिक जो है अयनवर्तीय मंडल, जिसको हम कहते हैं निम्न अक्षांशीय मंडल, वहाँ पर सर्वाधिक सूर्यताप जो है प्राप्त करता है। क्योंकि वो जो भाग है, जो अयनवर्तीय जो मंडल है, जो निम्न अक्षांशीय जो मंडल है, वो जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य का भाग है। इसको हम मैप के द्वारा भी हम अध्ययन करेंगे। इसको अगर आपको समझ में यहाँ पर नहीं आता है, तो मैं आपके लिए मैप बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसको हम एक नए जो है प्लेलिस्ट के बारे में जोड़ेंगे, जिसमें मैप अध्ययन के बारे में हम आगे बताऊंगा, अगर आपको इस बारे में थोड़ा सा समझ नहीं बन पा रही है। फिलहाल आप इसको ये ध्यान में रखकर चलिए कि इसमें जो मंडल बांटे गए उसको किस प्रकार से आपको देखना है। अब बात करते हैं मध्य अक्षांशीय मंडल। दोनों गोलार्धों में 23 से 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, ये एक बार अधिकतम तापमान एवं एक बार न्यूनतम तापमान प्राप्त करता है। जो है मध्य अक्षांश की बात हो रही है, जो 23 डिग्री से 67 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है। अब बात करते हैं ध्रुवीय मंडल की। ध्रुवों पर चतुर्दिक वर्ष में एक बार अधिकतम व एक बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यताप शून्य हो जाता है। यानी ध्रुवों पर प्रत्येक 4 साल में एक बार जो है अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है और एक बार जो है न्यूनतम सूर्यताप प्राप्ति होता है। ये हमने बात की थी साधारण सी जो है सूर्यताप के बारे में, कि सूर्यताप को जो है सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं गिरता है, और ये बात वाजिब भी है क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है गोलाब है, जियोड जिसको आकृति कहते हैं वो है। तो चलिए ये हम कर चुके हैं। अगला देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य की किरणों का तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार होने से सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं गिरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती है और सूर्य ध्रुवों की ओर तिरछी किरणें होती है। सीधी किरणों का वायुमंडल की पतली परत को पार करना पड़ता है, जबकि तिरछी किरणों को वायुमंडल की मोटी परत से पार करनी पड़ती है। यानी सीधे शब्दों में मैं कह दूं कि सूर्य की सापेक्ष तिरछापन का प्रभाव निश्चित तौर पे जो है वायुमंडल पर पड़ता है, क्योंकि यदि वायुमंडल की जो किरणें हैं सीधी लंबवत गिरती है, तो जो है लंबवत गिरने पर वायुमंडल की पतली परत को पार करनी पड़ती है। अगर बात करूं मैं तिरछी गिरेगी तो वायुमंडल को मोटी परत को पार करनी पड़ती है। तो इसके कारण भी सूर्यताप जो है प्रभावित करता है किसको, सूर्यताप जो है वितरण जो है उसको प्रभावित करने में जो है वायुमंडल का भी योगदान है, तिरछीपन का भी इसका योगदान। अब बात करते हैं सूर्यताप को दिन की अवधि कैसे प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष भूमध्य रेखा को तो बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन होता है। ये बात करें तो जो आप वैसे भी अगर आप इस बात को भी ध्यान में रखें तो जाड़े के दिनों में अगर मैं बात कर दूँ, सर्दी के दिनों में बात करूँ तो सर्दी के दिनों में जो है 14 घंटे का जो दिन होता है, 14 घंटे की जो है रात्रि होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर बात करूँ मैं दक्षिण गोलार्ध की तो उस समय 14 घंटे का दिन होता है। इसी प्रकार गर्मी की बात करूँ मैं तो गर्मी में थोड़ा सा जो है दिन जो होता है वो 14 घंटे का होता है, और अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करूँ तो रात्रि जो होती है वो 14 घंटे की होती है। तो इस वजह से भी सूर्यताप का जो है प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पड़ता है। तो दिन की अवधि निश्चित तौर पे जो है सूर्यताप को प्रभावित करने में एक अहम भागीदारी अदा करती है। आगे देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। सूर्य व पृथ्वी सबसे नज़दीक उपसौर के दिन होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कह दूं कि उपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक हो। और ये नज़दीक की स्थिति कब होती है तो ध्यान रखना 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होते हैं पृथ्वी और सूर्य, क्योंकि सूर्य के पृथ्वी से अधिक दूरी होने पर अपसौर होता है, ध्यान रखना। और सबसे अधिकतम दूरी होती है अपसौर के दिन। उप यानी हमेशा ध्यान रखना, उप यानी हमेशा नज़दीक होता है। क्या होता है? नज़दीक। और अप का अर्थ होता है दूर। तो पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी जो होती है उसको हम अपसौर कहते हैं। वो 4 जुलाई के दिन होता है। सौर कलांक महत्वपूर्ण है। जब लघु तरंगों का प्रकीर्णन होता है और सौर कलांक भी जो सूर्यताप को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं वायुमंडल का प्रभाव। जब लघु तरंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तब ये होता है जब अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से छोटा होता है। यानी जब लघु तरंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है ये तब होता है जब अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से छोटा होता है। जिस विभिन्न रंगों का प्रादुर्भाव होता है, उदाहरण आकाश का नीला रंग सूर्योदय व सूर्यास्त की लालिमा होती है। जब अदृश्य जो है कणों का व्यास विकिरण तरंगों से बड़ी होती है तो विसरित परावर्तन कहते हैं। इसी को विसरित दीवा प्रकाश भी कहते हैं। यानी जब ये जो वायुमंडल का जो धूलकण है उसकी वजह से आकाश नीला या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो लालिमा दिखाई देती है गोधूली के समय में, तो ये उसी का कारण है। यानी जब लघु तरंगें होती हैं और जब अदृश्य कणों का व्यास
जो अदृश्य कण है धूलकण, उनका व्यास विकिरण तरंगों से छोटा होता है, तो जिस कारण विभिन्न रंगों का प्रादुर्भाव होगा। यानी धूलकण जब बड़े होंगे, धूलकण जब जो है धूलकण जब बड़े होंगे तो इस प्रकार की घटना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अदृश्य कणों का अगर व्यास विकिरण तरंगों से छोटा होता है तो इस प्रकार की घटना होती है। यानी विकिरण तरंगों, सूर्य से आने वाली जो तरंग है उनका जो आकार है जो है धूलकण के आकार से थोड़ा सा बड़ा होगा, तब जाकर ये आकाश का रंग नीला सूर्यास्त वाली घटना आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं अवशोषण। यह प्रक्रिया जलवाष्प, ऑक्सीजन और ओजोन गैसों द्वारा होता है। तो सर्वाधिक अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, जलवाष्प, ऑक्सीजन, ओजोन गैस के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न उठने की ज़्यादा संभावना रहती है। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। पिछली बार भी पूछा जा चुका है कि जलवाष्प में, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 3%, 4% या 5%। तो आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, 5% अधिकतम पाई जाती है। तो पिछली बार वो प्रश्न आया था, इस बार क्या आए ये हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। अवशोषण के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो है सर्वाधिक अवशोषण कौन सी गैसें करती हैं? तो जलवाष्प तो करता ही करता है, ऑक्सीजन और ओजोन गैसों द्वारा भी सर्वाधिक जो है अवशोषण होता है। सूर्य का विकिरण सूर्यताप का लगभग 35% भाग परावर्तन द्वारा प्रकीर्णन आकाश में लौट जाता है। सूर्यताप को 14% भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है। इस तरह पृथ्वी को सूर्यताप का 51% प्राप्त होता है। इससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा को परावर्तित भाग को अल्बेडो कहते हैं। अल्बेडो पूछा जा चुका है, 2015 के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ थे उसमें अल्बेडो क्या है? तो ध्यान रखना, किसी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को, यानी किसी सतह पर कोई विकिरण कर रही है ऊर्जा और उसके परावर्तित भाग को अल्बेडो कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का औसत अल्बेडो 24 से 34% के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कीजिएगा भले कि जो है पृथ्वी का औसत अल्बेडो क्या है, तो ये है 24 से 34%। इसका जो है पृथ्वी का औसत अल्बेडो है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको। आगे वाला देखते हैं, लास्ट वाला इसमें जो बचा है। अब बात करते हैं सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण होती है उसे लघु सौर्यक विकिरण की संज्ञा दी जाती है। यानी सूर्य से जो ऊर्जा होती है उसको लघु तरंगों की जो ऊर्जा कहा जाता है। वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का केवल 14% अंश प्राप्त होता है, और वायुमंडल का जो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की जो विकिरण है उसका केवल 14% भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण ऊर्जा द्वारा प्राप्त होता है, सुदीर्घ तरंग, धरातलीय तरंग कहते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य विकिरण द्वारा 35% मौलिक रूप से शून्य में लौटा दिया जाता है, जिससे 6% वायुमंडल प्रकीर्णन द्वारा, 27% बादलों से परावर्तन, 2% परावर्तन कर दिया जाता है। अतः सौर ऊर्जा का 35% का वायुमंडल में गर्म करने में इसमें योगदान नहीं होता। शेष 35 से 65% भाग वायुमंडल द्वारा, 14% भाग और 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्येक सूर्य से 34 व 17% विसरित दिवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक बजट है। अगर बात कर दूँ कि पृथ्वी का वास्तविक बजट क्या है, तो वे 51% जो है पृथ्वी का वास्तविक बजट है। और वायुमंडल का वास्तविक बजट क्या है, तो ये आकलन 48% बैठता है। ऊष्मा संतुलन, पृथ्वी का विकिरण द्वारा वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है, इसे प्रभावी विकिरण कहते हैं। ऊष्मा संतुलन, पृथ्वी की विकिरण द्वारा वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है, इसे प्रभावी विकिरण कहते हैं। पार्थिव ऊष्मा संतुलन, प्राप्त ऊष्मा 51%, नष्ट ऊर्जा देखिए 51 का योगदान किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये क्या होता है। 23% विकिरण होता है, 9% विक्षोभ एवं संवहनीय क्रिया द्वारा, 19% वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से 51% पार्थिव विकिरण का जो है संतुलन है। अब बात करते हैं वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन। प्राप्त ऊष्मा सौर्य विकिरण 14%, 6% प्रभावी विकिरण, 9% विक्षोभ एवं संवहन और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये वायुमंडल का ऊष्मा बजट कुल मिलाकर 48% होता है। तो इसमें कहाँ कहाँ पर ये किस प्रकार से प्राप्त ऊष्मा है इसके बारे में मैंने बताया है, और नष्ट ऊर्जा किस प्रकार से पार्थिव संतुलन की उसको बारे में मैंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप वापस देखना। मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
दोस्तों मैंने सारी जानकारी यहाँ पर साझा कर ली है, बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो रोज़ाना लेकर आ रहा हूँ, बहुत कम समय के लिए और बहुत संक्षिप्त रूप में। हमें जो स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं उस प्रकार से पढ़ना होगा। दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। और इस प्रश्न जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें से एक भी हटकर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। और दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट सबको मिल पाए। यदि आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई तथ्य आपको प्रश्न पूछना है तो भी कमेंट कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए मैं नए वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों से रूबरू करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।